हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लेन वर्ल्ड। हमें अपनाते हैं हॉलीवुड मूवीज की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो आज हम लाए हैं बेहतरीन मूवी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये एक सुपर डुपर मूवी है। ये है जर्सी गर्ल। ये मूवी 2004 में रिलीज हुई रोमांस ड्रामा मूवी है। ये बहुत ही स्वीट स्टोरी के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट करती है। इसे IMDb ने 6.2 की रेटिंग दी है। रॉटन टोमेटोज ने इसे दी 42%। इसे 90% लोगों ने लाइक किया, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। इसके डायरेक्टर हैं केविन स्मिथ। इसको बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड था 3.61 करोड़ US डॉलर। इसकी कास्ट में है रकेल कैस्ट्रो, जिन्होंने रोल प्ले किया गर्टी ट्रिंका। बेन एफ्लेक ऑली ट्रिंका रोल करते नजर आएंगे। लिव टाइलर ने रोल प्ले किया माया का। जेनिफर लोपेज ने रोल प्ले किया गार्ट्रूड स्टेनी का। और जेसन बिग्स ने रोल प्ले किया आर्थर ब्रिकमैन का। और भी कई बेहतरीन कलाकार हैं इस मूवी में। आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड्स। वीडियो से रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स तो है ही। तो चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 2004 में न्यू जर्सी के एक स्कूल से, जिसकी क्लास में उनकी क्लास टीचर बच्चों से उनकी फैमिली के ऊपर ऐसे सुन रही होती है। धीरे धीरे क्यूट फेसेस आकर अपनी फैमिली के ऊपर ऐसे सुनाते हैं। फिर टीचर उस बच्ची को बुलाती है जिस पर यह पूरी स्टोरी बेस्ड है, गर्टी ट्विंकी। वो पूरी क्लास के सामने अपनी फैमिली की स्टोरी सुनाना शुरू करती है, जिसमें वो सबसे पहले अपने फादर ऑली ट्विंकी के बारे में बताना शुरू करती है। ऑली ट्विंकी, जिन्होंने दिसंबर 1994 के समय तक 27 साल की उम्र में एक बहुत ही फेमस म्यूजिक पब्लिसिस्ट बनकर अपने आप को एक सक्सेसफुल इंसान बनाया। उस समय उनके अंडर 100 लोग काम करते थे, जो कि बहुत बड़ी बात थी। फिर गर्टी अपनी मॉम के बारे में बताना शुरू करती है कि वह एक बुक एडिटर थी न्यूयॉर्क सिटी में, जहां उसके फादर उसकी मॉम से मिले। कुछ सालों तक न्यूयॉर्क में रहने के बाद ऑली ने गर्ट्रूड यानी गर्टी की मॉम को अपना होम टाउन दिखाया, जहाँ से ऑली ट्विंकी आया था, न्यू जर्सी। वहाँ ऑली ने गर्ट्रूड को अपने डैड से मिलाया, जो कि बहुत ही स्वीट थे। ऑली ने गर्ट्रूड को शादी के लिए प्रपोज किया और उन्होंने शादी कर ली। वो लोग न्यू जर्सी में रहने लगे। कुछ साल बाद गर्ट्रूड प्रेग्नेंट हो गई। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और खुश थे अपने आने वाले बच्चे के लिए। एक दिन गर्ट्रूड ऑली को समझाते हैं कि अब वो डैड बनने वाला है। उसे अब अपने काम में इतना सुपर बिजी रहना छोड़ना होगा। उसे नॉर्मल इंसान की तरह 6 बजे घर वापस आकर अपनी फैमिली को टाइम देना सीखना होगा। इसके बाद अगली सीन में हमें नजर आता है कि ऑली भागकर नर्स को बताता है कि उसकी वाइफ का वाटर ब्रेक हो गया है और कभी भी डिलीवरी हो सकती है। जब डिलीवरी हो रही होती है तब ऑली भी वहीं प्रेजेंट होता है। उस समय गर्ट्रूड को उसकी लाइफ का सबसे भयानक पेन महसूस करना पड़ता है, जो कि हर लेडी को फेस करना पड़ता है, और यही बात इन्हें मर्दों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। और हाँ, इसी वक्त गर्ट्रूड एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है, पर खुद बेहोश हो जाती है। ये सब देखकर ऑली पैनिक हो जाता है और डॉक्टर ऑली को रूम से बाहर निकालकर गर्ट्रूड का मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर खड़े ऑली को ये दुखद बात बताते हैं कि गर्ट्रूड को वो बचा नहीं पाए। उसकी वाइफ की डेथ एनेरिज्म के कारण हुई है। इस अवस्था में बॉडी के अंदर ही ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और कोई सिम्टम्स भी पता नहीं चलते। अपनी वाइफ की डेथ की खबर सुन के ऑली बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और दुखी हो जाता है, जैसे किसी ने उससे उसकी लाइफ छीन ली हो। ऑली अपनी वाइफ के फ्रंटल पर भी कहीं खोया हुआ था। शायद वो अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आया था। ऑली अपने दुख को कम करने के लिए अपने आप को पूरी तरह काम में बिजी कर लेता है और अपनी न्यू बॉर्न डॉटर को इग्नोर करने लगता है। ऑली के ऑफिस में भी उसका बिहेवियर रूड हो गया होता है। और दूसरी तरफ ऑली के फादर ब्रैड, जिनकी खुद की वाइफ कई साल पहले गुजर चुकी है, उन्होंने अपने काम से छुट्टी लेकर गर्टी को संभाल रहे होते हैं। एक रात जब गर्टी जोर जोर से रो रही होती है, तब ब्रैड आकर ऑली को डांटते हैं कि गर्टी जोर से रो रही है और ऑली उसके फादर होने के नाते उसे चुप कराना चाहिए। पर ऑली अपने डैड की इस बात को नज़रअंदाज कर देता है और अपने काम में बिजी हो जाता है, जैसे कि वो गर्टी को जानता ही नहीं है। फिर ब्रैड को ही गर्टी को चुप कराना पड़ता है। ब्रैड ऑली को बोल के जाता है, अगर गर्ट्रूड जिंदा होती तो आज ऐसा नहीं होता। ऑली पलट कर जवाब देता है, वो मर गई है डैड। अगले दिन सुबह होती है, गर्टी रोना शुरू कर देती है। ऑली बाथरूम में से ही चिल्लाता है कि डैड बेबी को चुप करा दो, वो उठ गई है। वो अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेता, लेकिन बेबी लगातार रोई जा रही है। फिर ऑली को यह एहसास होता है कि उसके डैड घर पर नहीं है। ब्रैड वापस काम पर लौट चुके होते हैं इतनी लंबी छुट्टी के बाद। ऑली उन्हें बताता है कि आज उसकी एक इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो बेबी को अपने साथ नहीं ले जा सकता और उसे कॉन्फ्रेंस अटेंड भी करनी है। तभी ब्रैड उसे एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि वो बेबी के फादर नहीं है, ऑली खुद बेबी का फादर है और उसे उस बच्ची की जिम्मेदारी उठानी होगी, भले ही वो एक सिंगल पेरेंट क्यों ना हो। ऑली बहुत ही ज्यादा नाराज और गुस्सा होता है अपने डैड से। ऑली प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लेट हो रहा होता है। वो अपनी बेटी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर पहुंच जाता है।
वहाँ जल्दी से गर्टी का गीला डायपर चेंज करता है। पूरी की पूरी प्रेस फ्रेश प्रिंस यानी विल स्मिथ का नाम चिल्ला रही होती है। विल स्मिथ वहाँ आने वाले होते हैं अपनी फिल्म इंडिपेंडेंस डे को प्रमोट करने के लिए, पर लेट हो जाते हैं और वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब उनका नाम दोबारा से चिल्लाने शुरू कर देते हैं। फिर वहीं पर बेबी रोना भी शुरू कर देती है। ऑली बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दे या अपनी बेबी को चुप कराए। ऑली बहुत ही ज़्यादा प्रेशर और फ्रस्ट्रेशन के अंदर अपने क्लाइंट फ्रेश प्रिंस ए विल स्मिथ की कुछ गालियों के साथ इंसल्ट कर देता है और इसी के परिणाम स्वरूप ऑली को कंपनी से निकाल दिया जाता है। ऑर्थर बहुत रोता है ऑली के निकाल दिए जाने पर। जॉब से निकाल दिए जाने के बाद ऑली अपने डैड के साथ रहने के लिए वापस न्यू जर्सी चला जाता है। शिफ्ट होने के बाद कोई काम नहीं, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी करने के लिए नहीं है ऑली के पास। उस समय ऑली अपने आप को एक फ्री गाय की तरह महसूस कर रहा होता है। तभी ऑली के डैड ऑली को दूध की बोतल पकड़ाते हैं और उसे गर्टी को दूध पिलाने के लिए भेजते हैं। फिर ऑली ऊपर जाता है गर्टी के पास, उसे दूध पिलाता है पर वो दूध नहीं पीती। उससे अपनी जॉब जाने के बारे में डिस्कस करता है। अपनी बेटी से उसकी माँ के बारे में बात करते वक्त ऑली बहुत इमोशनल हो जाता है। ऑली कहता है कि काश वो मर जाता गर्टरूड की जगह। वहीं पर बैठकर ब्रैड भी अपने बेटे की बातें सुन रहे होते हैं। ऑली गर्टरूड को याद करके रोने लगता है। ऑली अभी तक बेबी को इग्नोर और उसके बुरे बिहेवियर के लिए बेबी से माफ़ी मांगता है। वो उसे हाथ में उठाता है और कहता है कि वो दुनिया का अब सबसे बेस्ट फादर बन के दिखाएगा। बेबी स्माइल करने लगती है। एज अ ऑडियंस मुझे भी बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि ऑली के इस पॉजिटिव नेचर को देखकर कि उसने अपनी इस जिम्मेदारी का एहसास हो गया है। इसके बाद न्यूयॉर्क सिटी की पब्लिक रिलेशन फर्म्स ने ऑली को ब्लैकलिस्टेड कर दिया था उसके किए धरे के लिए, तो उसे अपने डैड के साथ ही सिविल सर्वेंट का काम करना पड़ा जहां वो रहता था न्यू जर्सी में। अब आ जाते हैं प्रेजेंट में। गर्टी 7 साल की हो गई है और वो अपने डैड से बहुत प्यार करती है। ऑली गर्टी को स्कूल से पिक करने के लिए आया है। गर्टी ऑली को उसके स्कूल में होने वाले बिग शो के बारे में बताती है। ऑली इसकी बातों को सुन रहा होता है ध्यान से। वो बताती है कि हर एक बच्चे को अपने पेरेंट के साथ एक बेस्ट सॉन्ग परफॉर्म करना होगा ऑडियंस के सामने, इसलिए वो कैट्स नामक लोगों का शो देखना चाहती है, पर इसके लिए ऑली रेडी नहीं है। ऑली जाता है एक इंटरव्यू के लिए। वो अपना इंटरव्यू देता है। वहाँ पर इंटरव्यूअर उससे पूछते हैं कि क्या वही ऑली ट्रिंकी है जिसने अपने क्लाइंट की बैंड बजा दी थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो दोनों ऑली को एक लेजेंड और सारे पब्लिसिस्ट के गॉड के रूप में देखते हैं कि उसने वो काम किया होता है जो लोग करने की सिर्फ सोचते हैं, पर सैडली वो दोनों भी ऑली को कोई जॉब नहीं देते। ऑली निराश होकर घर आ जाता है। वो गर्टी को उसके फ्रेंड ब्रायन के साथ प्राइवेट पार्ट्स दिखाते हुए देख लेता है। फिर ऑली एक अच्छे फादर की तरह गर्टी और ब्रायन को समझाता है कि सिर्फ मैरिड कपल्स ही अपने प्राइवेट पार्ट्स एक दूसरे को दिखा सकते हैं। जिस तरीके के फैक्ट से वो बच्चों को समझाता है वो सुनने में बहुत ही ज़्यादा फनी होते हैं और ऑली के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड मोमेंट होता है उन दोनों को समझाने का। पर इस लाइफ लेक्चर के बाद ऑली गर्टी के साथ बाहर मूवी रेंट करने के लिए मूवी स्टोर चला जाता है, जहां वो गर्टी को चिल्ड्रन सेक्शन में मूवी सिलेक्ट करने के लिए भेज देता है और खुद एक अडल्ट मूवी रैंडमली उठा लेता है। जब वो काउंटर पर मूवी दिखाता है रेंट करने के लिए, तब उसे पता चलता है कि उसने गलती से एक गे अडल्ट मूवी उठा ली होती है। काउंटर पर उसकी मुलाकात होती है माया से, जो उसे बताती है कि वो ग्रेजुएट स्टूडेंट है और वीडियो स्टोर में काम करती है। फिर माया को ऑली एक इंटरेस्टिंग केस लगता है। वो उससे उसकी लाइफ के बारे में कुछ पर्सनल सवाल पूछती है उसकी बेटी के सामने। ऑली माया को कहता है कि वो उसे उन सवालों के जवाब अपनी बेटी के सामने देना ज़रूरी नहीं समझता, जो कि सही बात है। माया ऑली के जाते वक्त उसे कहती है कि अगली बार वो कोई अडल्ट मूवी रेंट करने के लिए आए तो वो अपनी बेटी को घर छोड़कर आए, और उन्हीं बातों में वो उसकी वाइफ का भी जिक्र करती है। तब गर्टी के बताने पर माया को पता चलता है कि ऑली की वाइफ अब इस दुनिया में नहीं है। फिर ऑली को माया सॉरी बोलती है और फिर ऑली वहाँ से चला जाता है। इसके बाद माया ऑली के घर आ जाती है ऑली को दोबारा सॉरी बोलने के लिए। फिर माया अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आ जाती है। वो ऑली से उसे एक इंटरव्यू देने के लिए कहती है, क्योंकि ऑली एक ऐसा फादर है जिसने अपनी बेटी को बड़ा करने के लिए किसी लेडी को डेट नहीं किया, और उसकी इस लाइफ में ऐसे कई मोड़ आए होंगे जहां उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। इन बातों को जानने के लिए माया बहुत उत्सुक थी, इसलिए माया ऑली के साथ एक मीटिंग फिक्स करती है। अगले दिन ऑली गर्टी को न्यूयॉर्क घुमाने ले जाता है। ऑली वहां पर उसे एक करंट शो स्वीनी टॉड का द डीमन बार्बर ऑफ फ्लीट स्ट्रीट दिखाता है, जिसका शो देखकर गर्टी और ऑली दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा वायलेंस था। शायद वो बच्चों के लिए नहीं था।
बाहर आकर ऑली गर्टी को वहाँ की सुंदर बिल्डिंग्स दिखाता है और अपनी स्टोरी बताता है कि वो अपने डैड के साथ रहने से पहले यही न्यूयॉर्क में रहता था। गर्टी को एक घोड़ा गाड़ी में सैर कराता है। अपनी बेटी के साथ इतना प्रीशियस टाइम स्पेंड करने के बाद ऑली अपनी बेटी के साथ वापस न्यू जर्सी आ जाता है। इसके बाद हमें ऑली नजर आता है माया के साथ एक रेस्टोरेंट में, जहाँ माया अपने पेपर के लिए ऑली का एक इंटरेस्टिंग इंटरव्यू ले रही है। वो ऑली से पूछती है कि वो कितनी बार अडल्ट फिल्म्स देखता है एक हफ्ते में। ऑली उसे जवाब देने में थोड़ा हिचकिचाता है पर बता देता है 3-4 टाइम्स इन अ वीक। फिर आता है सबसे बड़ा सवाल ऑली की सेक्स लाइफ के बारे में। माया पूछती है कि तुमने लास्ट टाइम फिजिकल रिलेशनशिप कब बनाया था, तो ऑली ये बताने वाला नहीं था क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पर्सनल सवाल था। पर माया के फोर्स करने के बाद ऑली बता देता है कि उसने 7 ईयर्स से कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया है किसी के साथ भी। ऑली बताता है वो पूरा दिन अपनी बेटी और काम को देता है। माया ये सुन के शॉक हो जाती है। वो तुरंत ही ऑली के साथ रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है और उसे उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए पूछती है। एज अ व्यूअर मेरे तो दोनों गाल लाल हो रहे थे ये बातें सुन के कि कोई लड़की सामने से ऑफर कर रही है, और सेम ऐसा ही हाल ऑली का भी था। माया के बहुत फोर्स करने पर ऑली मान जाता है। वो लोग अपने घर पर कुछ करते तभी वहाँ पर आकर गर्टी उन्हें डिस्टर्ब करती है और ऑली के माया को छुपाने के बावजूद भी गर्टी उन्हें पकड़ लेती है। वो अपने डैड की फिर क्लास लेती है। वो अपने डैड को याद दिलाती है कि उसके डैड ने ही उसे सिखाया था कि सिर्फ ओनली मैरिड कपल्स ही एक दूसरे को अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखा सकते हैं, और माया और ऑली मैरिड नहीं है। अपने डैड को ऑड फील कराते हुए माया से पूछती है कि क्या वो सारी मूवी फ्री में वीडियो स्टोर से ले सकती है। माया ना तो कर नहीं सकती। इसके बाद गर्टी अपने फादर को ब्लैकमेल करती है कि वो शो जो उन्होंने न्यूयॉर्क में देखा था स्वीनी टॉड, उसे वो अपने स्कूल में परफॉर्म कर सकती है। अगर ऑली गर्टी को मना करेगा तो गर्टी इसके बारे में अपने ग्रैंडफादर को बता देगी। ऑली शर्म के डर से डर जाता है और हाँ बोल देता है। ऑली अपने फादर के साथ सिविल प्रोजेक्ट पर काम करते वक्त रोड पर उस काम को होने के लिए रोड को 1-2 दिन के लिए बंद होना जरूरी होगा, पर वहाँ के सिटीजन्स इसके लिए नहीं मानेंगे। ऑली के फादर ऑली को बताते हैं। फिर ऑली उन सब सिटीजन्स को एक पब्लिक मीटिंग में मना लेता है और रोड को पब्लिक की भलाई के काम के लिए बंद करना पड़ेगा इसका अप्रूवल भी ले लेता है। नेबरहुड में अपने आप को सक्सेसफुल समझता है क्योंकि इतने सालों बाद ऑली का इंटरेक्शन हुआ था भीड़ से। वो बहुत खुश था। ऑली को ये एहसास होने लगा था कि उसके पास भीड़ से निपटने का टैलेंट अभी भी है, जैसा कि वो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में करा करता था, और इसी के बल पर ही उसने कई चीजें अचीव की थी। वो एक बहुत अच्छा म्यूजिक पब्लिसिस्ट था। ऑली फिर ऑर्थर से मिलता है, बेसिकली उससे बात करता है कि वो अपनी पब्लिसिस्ट की फील्ड में कमबैक करना चाहता है। ऑर्थर अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल था, ऑली को भी वैसा होना था। ऑर्थर कहता है कि वो चाहता भी है कि ऑली कमबैक करे। ऑर्थर भी बहुत खुश हो जाता है और ऑली को अपनी कंपनी के साथ एक इंटरव्यू प्रॉमिस करता है। ऑली ये सुन के खुशी के 7वें आसमान पर था। उसी दिन जब ऑली गर्टी के साथ उसके शो की रिहर्सल कर रहा होता है तभी ऑली को आर्थर का फोन आता है। आर्थर ऑली को बताता है कि उसका इंटरव्यू फिक्स हो गया है और उसे पक्का पता है कि उसकी जॉब फिक्स है। ऑली खुश होकर ये बात सबको बताता है कि वो लोग वापस न्यूयॉर्क जा रहे हैं। ये बात सुन के सबके बीच में एक टेंशन सी क्रिएट हो जाती है। गर्टी, ब्रैट, माया सभी इस बात से नाराज थे। ऑली बताता है कि अब उसे और गार्बेज नहीं उठाना पड़ेगा, रोड की सफाई नहीं करनी पड़ेगी, वाटर प्रॉब्लम से जूझना भी नहीं पड़ेगा। गर्टी अभी भी मना कर रही है कि उसे सिटी में नहीं जाना, उसे न्यू जर्सी से ही बहुत प्यार है। और सबसे बड़ा बवाल तो तब मच जाता है जब ऑली बताता है कि उसका इंटरव्यू मंडे को है 4 बजे और उसी मंडे को 5 बजे गर्टी का स्कूल में टैलेंट शो है। ऑली के फादर कहते हैं कि शायद ऑली शो न अटेंड कर सके इंटरव्यू की वजह से। गर्टी ऑली पर चिल्लाती है और कहती है कि वो उसकी परवाह नहीं करता और वो ऑली को हेट करती है। गर्टी भागकर अपने रूम में चली जाती है पर उसे ऑली रोक लेता है। गर्टी ऑली से कहती है कि शायद उसकी माँ की जगह उसके डैड मर गए होते, और ऑली ये सुनने के बाद चिल्ला कर कहता है कि उसकी माँ और गर्टी ने उसकी पुरानी लाइफ उससे छीन ली। इतने गुस्से में वो ये भी कह देता है कि वो भी गर्टी को हेट करता है और गर्टी को गाली देता है। तुरंत ही उसको समझ आता है कि उसने बहुत कुछ बोल दिया है गर्टी को। ऑली इंस्टेंटली सॉरी बोलता है गर्टी को, लेकिन गर्टी अभी बहुत गुस्से में है, उसे अपने फादर का सॉरी नहीं सुनना। वो रोते हुए अपने डैड को पुश करके अपने रूम के अंदर चली जाती है। फिर उसके ग्रैंडफादर उसे चुप कराने के लिए उसके रूम में जाते हैं। इस परिस्थिति में ऑली बहुत ही कंफ्यूज था। एक तरफ उसकी लग्जरियस लाइफ उसे बुला रही थी और दूसरी तरफ उसकी बेटी का प्यार जो उसे यहाँ से जाने देना नहीं चाहता था। वो बहुत कंफ्यूज था कि क्या करे। इस लड़ाई के कुछ दिनों बाद
अपने आप चीजें ठीक होना शुरू कर देती हैं। गर्टी अपने फादर से बात करती है और सब सॉर्ट आउट हो जाता है। वो ये एक्सेप्ट कर लेती है कि वो लोग अब न्यूयॉर्क में मूव होने जा रहे हैं। गर्टी मान तो गई है, फिर भी ऑली पता नहीं क्यों संतुष्ट नहीं है किसी बात से। ऑली अगले दिन इंटरव्यू देने के लिए जाता है, पर इंटरव्यू देने से पहले उसे बाहर वेट करना पड़ता है। जब वो बाहर वेट कर रहा होता है तभी वहां पर अपनी गेस्ट अपीयरेंस देते हैं खुद विल स्मिथ। विल स्मिथ को पता नहीं है कि ऑली ट्रिंकी कौन है जिसने उनकी इतनी बुराई की और गालियां दी। वो दोनों बच्चों और अपने काम के बारे में बात करना शुरू करते हैं। स्मिथ उसी समय एक बात कहते हैं कि अगर वो एक स्मार्ट मैन होते तो वो अभी यहाँ वेट नहीं करते बल्कि अपने बच्चों के साथ खेल रहे होते। जिस तरह से विल स्मिथ ने एक पेरेंट के नजरिए से बच्चों के लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, उससे ऑली बहुत प्रभावित हो जाता है, जिससे वो उठता है। जिस इंटरव्यू के लिए वो इतना एक्साइटेड था, उसने वो इंटरव्यू छोड़ा और फौरन न्यू जर्सी के लिए निकल गया। उसे जल्द से जल्द गर्टी की स्वीनी टॉड वाली परफॉर्मेंस में पहुंचना था। वो कार से न्यू जर्सी में तो आ जाता है, पर आगे रास्ता बंद होता है क्योंकि उस पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। इसलिए वो भागकर स्कूल जाता है। वो इस समय बिल्कुल भी अपनी बेटी को निराश नहीं करना चाहता। ऑली एट द लास्ट मोमेंट पर स्कूल पहुंचकर अपने डैड से ड्रेस बदलता है, जो उसके ना आने पर उसका रोल प्ले करने वाले थे। स्टेज पर अनजान गर्टी जब अपने डैड को उसके साथ रोल प्ले में देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। वो लोग अपना पूरा एक्ट परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब वो लास्ट सीन गर्दन काटने वाला करते हैं तो सब शॉक हो जाते हैं। ये देखने के बाद ऑडियंस थोड़ा शॉक और साइलेंस में रहती है, लेकिन फिर ऑडियंस उनके इस एक्ट के लिए तालियां बजाती है। लोगों को गर्टी और ऑली की परफॉर्मेंस अच्छी लगी। इस विक्ट्री का सेलिब्रेशन करने के लिए वो सब एक बार में जाते हैं, जहां ऑली अपने डैड से कहता है कि वो उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। ऑली माया के सामने भी अपनी फीलिंग्स प्रेजेंट करता है। वो दोनों एक ब्यूटीफुल हग करते हैं, पर गर्टी आकर उन्हें इंटरप्ट कर देती है। फाइनली ऑली गर्टी को अपने आर्म्स में उठाता है और उसे बताता है कि वो दोनों अब न्यूयॉर्क सिटी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उसने डिसाइड किया है कि वो जॉब नहीं करेगा। गर्टी अपने डैड से पूछते है कि जब आपको वो जॉब इतनी पसंद है तो आप उसे कर क्यों नहीं रहे हो। तब ऑली बताता है कि वो हमेशा सोचता रहा कि वो एक पब्लिसिस्ट की जॉब में सबसे अच्छा है। उसे उस जॉब में खुशी मिलती है, पर नहीं, उसे पता है कि उसे खुशी गर्टी को खुश रखने में मिलती है, उसका फादर होने में मिलती है। और वो जिस काम में बेहतर है वो है गर्टी को खुश रखने में और उसका फादर होने में। वो अपनी पुरानी लाइफ से बेहतर अपनी नई लाइफ को मानता है, क्योंकि इसमें उसकी प्यारी सी बच्ची है। और इन्हीं प्यारे शब्दों के साथ स्टोरी खत्म होती है। स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, जो एक फादर के सिंगल पेरेंट होते हुए अपनी बच्ची को पालने के एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट करती है। आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई हो। स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। स्टोरी या वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या फीडबैक हो तो कमेंट हमें ज़रूर करें। वी रियली नीड योर फीडबैक फ्रेंड्स। और हाँ, ऐसी ही सेंसफुल और अच्छी स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें एक्सप्लेन वर्ल्ड को। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।